चलिए आज एक ऐसी कविता की दुनिया में चलते हैं जिसने साहित्य के नियम ही बदल डाले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉल्ट विटमैन की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि एक तरह से पूरे अमेरिका की आत्मा की आवाज है। तो कविता शुरू कैसे होती है? इन दमदार सीधी साधी पंक्तियों से, मैं स्वयं का उत्सव मनाता हूं और स्वयं का गान गाता हूं। सोचिए जरा, 1855 का जमाना, जब विनम्र होना एक बहुत बड़ा गुण माना जाता था। उस वक्त ऐसी बात कहना वाकई एक बहुत बड़ी साहसिक घोषणा थी। तो सवाल उठता है ना, कि भाई ऐसे कौन बात करता है? ये कोई विनम्रता से किया गया अभिवादन तो है नहीं। ये तो एक ऐसी आवाज है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है, नियमों को तोड़ना चाहती है। तो आखिर ये आवाज थी किसकी? तो इन शब्दों के पीछे जो शख्स थे, वो थे वॉल्ट विटमैन। एक ऐसा नाम जो अमेरिकी कविता का, आप कह सकते हैं, दूसरा नाम बन गया। उन्हें अक्सर जनता का कवि भी कहा जाता था। ये देखिए, ये हैं वॉल्ट विटमैन। पहली नज़र में इनकी दाढ़ी और साधारण कपड़ों को देखकर शायद कोई उन्हें एक आम मजदूरी समझ ले, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही, एक असाधारण सी चमक थी। और इन्होंने अमेरिकी साहित्य पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। उनकी जिंदगी अनुभवों का एक पूरा ताना बाना थी। देखिए, उन्होंने एक प्रिंटर के तौर पर शब्दों को गढ़ा, एक टीचर के तौर पर युवा दिमागों को रोशन किया और एक एडिटर के तौर पर विचारों को नई दिशा दी। लेकिन शायद जो सबसे गहरा असर पड़ा वो था गृह युद्ध के दौरान का। तब उन्होंने एक वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया और ना जाने कितने घायल सैनिकों का दर्द अपनी आंखों से देखा। इन्हीं सब तजुर्बों ने उन्हें आम लोगों की जिंदगी की एक कह सकते हैं कच्ची और सच्ची समझ दी, जो उनकी कविताओं में साफ झलकती है। अब बात करते हैं विटमैन की सबसे मशहूर कृति लीव्स ऑफ ग्रास की। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसी का हिस्सा है। पर यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक संघर्ष की कहानी है। इसे दुनिया तक पहुंचाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। जरा सोचकर देखिए, साल था 1855 और कोई भी पब्लिशर उनकी इस किताब को छापने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। तो विटमैन ने क्या किया? क्या वो हार मान गए? नहीं, उन्हें अपने काम पर इतना भरोसा था कि अपने ही पैसे लगाकर इसे खुद पब्लिश करने का फैसला कर लिया। ये दिखाता है कि उन्हें अपने काम पर कितना अटूट विश्वास था। और देखिए, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत लंबी और अकेली यात्रा थी। खुद अपनी किताब छापने से लेकर एक पब्लिशर खोजने तक उन्हें 25 साल से ज्यादा लग गए। और इस पूरे समय में वो अपनी कविता को एक जिंदा चीज की तरह संवारते रहे, उसे लगातार एडिट करते रहे और उसमें नया कुछ जोड़ते रहे। मजे की बात तो ये है कि अमेरिका में, यानी उनके अपने घर में, उनकी कविता को कितना विवादास्पद माना गया। बहुत से लोगों को ये अश्लील लगी, चौंकाने वाली लगी, उस जमाने के सामाजिक नियमों के एकदम खिलाफ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूरोप में, वहां उन्हें एक दूरदर्शी, एक साहित्यिक जीनियस के तौर पर सराहा गया। इससे पता चलता है कि उनका काम अपने समय से कितना आगे था। तो ठीक है, अब हम कवि और उनकी किताब के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं। तो चलिए अब जरा कविता के अंदर और गहराई से झांकते हैं। आखिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ऐसा क्या था जो उसे इतना क्रांतिकारी बनाता है? पहली ही लाइन के ठीक बाद विटमैन एक और चौंकाने वाली बात कह देते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं गा रहे हैं, नहीं, वो तो फौरन ही पढ़ने वाले हर एक इंसान को इस जश्न में शामिल कर लेते हैं। ये एक व्यक्ति से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंच जाने वाली एक जबरदस्त छलांग है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये एकता का एक बहुत गहरा, एक क्रांतिकारी विचार है। विटमैन दरअसल ये कह रहे हैं कि मैं और दूसरे के बीच की जो दीवार है ना, वो बस एक भ्रम है। हम सब एक ही चीज से बने हैं। ये एक बहुत ही डेमोक्रेटिक और सबको साथ लेकर चलने वाली सोच है, जहां हर कोई बराबर है। कविता की ये शुरुआती लाइनें हमें उनकी सोच में और गहरे ले जाती हैं। वो देखिए, गर्मियों की घास की एक पत्ती को गौर से देखने जैसी छोटी छोटी बातों का जिक्र करते हैं। वो प्रकृति और अपने शरीर के साथ अपने गहरे रिश्ते की बात करते हैं। ये कोई हवाई किताबी फलसफा नहीं है, ये तो इसी दुनिया में हमारी अपनी इंद्रियों में बसा हुआ है। ये लाइन तो कमाल की है। क्यों? क्योंकि ये उनकी इतनी बड़ी, इतनी विशाल कविता को एक बहुत ही निजी, एक बहुत खास लम्हे में लाके खड़ा कर देती है। वो अपनी उम्र बताते हैं, अपनी सेहत के बारे में बताते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि ये खोज जिंदगी भर जारी रहेगी। यही चीज इस महाकाव्य को इंसानी बनाती है, जमीन से जोड़ती है।
विटमैन ने सिर्फ अपने विचारों से ही नहीं बल्कि अपने लिखने के तरीके से भी परंपरा को तोड़ा था। उन्होंने इस्तेमाल किया फ्री वर्स का, यानी मुक्त छंद। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कविता के पुराने पिंजरे को, यानी सख्त तुकबंदी और मीटर को तोड़ दिया। उनकी कविता में एक सांस की लय थी, जैसे हम आप बात करते हैं उस तरह की लय, और इसी ने उसे इतना ताकतवर और जोशीला बना दिया। तो सवाल ये है कि आज के ज़माने में विटमैन और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पढ़ना ज़रूरी क्यों है? इसका हम पर क्या असर पड़ता है? अगर सीधे सीधे कहें तो विटमैन ने अमेरिकी साहित्य को एक बिल्कुल नई आवाज़ दी। उन्होंने आम इंसान की जिंदगी और उसके काम का जश्न मनाया। ये दिखाया कि हर इंसान अपने आप में खास है। उन्होंने अमेरिकी व्यक्तिवाद को एक कला की तरह एक नई परिभाषा दी, और कविता लिखने के तरीके के साथ जो उन्होंने बड़े प्रयोग किए, उससे आने वाली कई पीढ़ियों के कवियों के लिए नए रास्ते खुल गए। और ये आखिरी लाइन, ये विटमैन की पूरी भावना का निचोड़ है। वो बिना किसी फिल्टर के एकदम असली प्रामाणिक तरीके से बोलने के लिए कमिटेड थे। वो दुनिया को उसकी पूरी उलझन, उसकी पूरी खूबसूरती और उसकी पूरी ऊर्जा के साथ दिखाना चाहते थे, चाहे वो कितना भी खतरनाक या असहज क्यों ना लगे। ये एक तरह से कला में ईमानदारी का मैनिफेस्टो है। और यहीं पर एक सवाल हमारे लिए भी खड़ा होता है कि आज की दुनिया में जहां चारों तरफ ट्रेंड्स और दूसरों का असर है, अपनी अनोखी आवाज को खोजना और उसका जश्न मनाना, यानी स्वयं का गान गाना, इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो विटमैन की कविता आज भी हम सबसे पूछती है।